हेलो अस्सलाम वालेकुम। आदाब। मैं काई जमाल नासिर, एमडी ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल। आज हमने अपनी चाय के चर्चा पर बुलाया है नेटवर्क की मशहूर और मारूफ शख्सियत मास्टर सिकंदर साहब को, जो हमारे शहर की बहुत ही मस्त हटा दो। सोशल मैं सोशल मस्त हटा वर्कर रहा हूँ। हैं और बहुत ही खूबसूरत इंसान है। तो आज इस चाय पे चर्चा के लिए हमारे साथ रहेंगे साथियों। अब आइए, सिकंदर इकबाल साहब, आपका हमारे घर पर तशरीफ लाने पर, हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाने पर बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आए। हमने एक छोटा सा ये लोगों की शख्सियात के बारे में हौसला अफजाई करने के लिए एक ये पहल शुरू की है। तो इसमें आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जमाल भाई, आपका, शमीम भाई आपका भी, कि आपने मुझे इस काबिल समझा जो यहाँ दावत दी और मैं यहाँ हाजिर हुआ। और ये बहुत अच्छा कदम है आपका। और इसमें शहर के लोगों से ताल्लुकात भी हो गए और सबको एक शहर के मसलों के बारे में पता चलेगा और लोगों को नई नई राय निकल करके आएंगी, क्योंकि आप पॉलिटिकल आदमी हैं, जिम्मेदार आदमी हैं शहर के। और आपको शहर की जिम्मेदारी निभानी भी है आगे चल के, तो आपको हर तरह की मालूमात इस जरिए हो जाएगी। सिकंदर भाई, आपकी जो एक फैमिली है, एक हिस्टोरिकल फैमिली है, ऐतिहासिक फैमिली। आपके दादा बड़े मशहूर रहे हैं, दरोगा इकबाल साहब। और वो 3 बार चेयरमैन रहे। और जहां तक मेरी जानकारी में है, उसके बारे में मैं आपसे आपके बात करूंगा। पहले मैं आप बताऊंगा कि आप अपने दादा के बारे में कितना जानते हैं और उनका उनका कितना जुज आपके अंदर आया है। नहीं जमाल भाई, वो तो खैर बहुत बड़ी हस्ती हस्ती थी शहर की। वो सबसे पहले तो पुलिस में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। अच्छा। और पुलिस में वो मोरना भोपा, जैसे मैंने अपने बड़ों से सुना है, मोरना में, भोपा में रहे। और कई उसमें शहरों में, हाथरस में रहे। उसके बाद किसी अंग्रेज अफसर से उनकी लड़ाई हो गई थी किसी बात को लेके, तो वो रिजाइन करके घर आ गए थे। फिर आके वो पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी, तो यहाँ पर चेयरमैन बने फिर वो। और एक बात मैं आपको शायद और आपको ना मालूम है बताऊंगी, उस जमाने में नेटौर नगीना विधानसभा में लगता था। तो अच्छा। वो बाबू गोविंद साहब एक लीडर हुआ करते थे, उनके सामने मुकाबले में चुनाव भी लड़े थे विधानसभा में, जैसे अच्छा। बुजुर्गों ने मुझे बताया। और 600 कुछ वोट से वो हार गए थे चुनाव। अच्छा। बहुत नेक टू नेक फाइट हुई थी। ये हमारे लिए एक नई जानकारी है। जी। मतलब जो लोग बहुत ये तो जानते हैं कि दरोगा इकबाल नाम की शख्सियत नेटौर में हुई है, और उनका जो चेयरमैनी का कार्यकाल था वो बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। जी। आज तक जितने भी चेयरमैन बने हैं, वो दरोगा इकबाल की छवि के पास नहीं पहुंच सके। उन्होंने बहुत निडर निर्भीक होके काम किया। लेकिन एक नई जानकारी आपसे मैं हासिल की, उन्होंने एक एमएलए का चुनाव भी लड़ा था, जो नगीन जब नेटौर जो है नगीना विधानसभा में आता था, और जी। वो 647 वोट से हारे थे। जी। और साथ ही आपने बताया कि वो सर्विस जॉब में थे, जी। पुलिस में मतलब पुलिस में दरोगा थे, इसलिए उनको दरोगा इकबाल कहा गया। जी, इसीलिए दरोगा इकबाल का, दरोगा इसीलिए उनके साथ लगा हुआ था कि वो उससे पहले दरोगा थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में। और काफी शहरों में रहे। और जैसे मुझे मेरी दादी ने बताया एक जमाने में कि वो कुछ दिन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सिक्योरिटी में भी रहे। अच्छा। जी। जब उनके पीछे अंग्रेज पड़े हुए थे, हाँ। तो उनके साथ सिक्योरिटी में भी रहे वो कुछ कुछ टाइम। दरोगा इकबाल किस के बारे में अभी अभी सिकंदर साहब ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के अजीम सिपाही थे, अजीम और सिपाही। जिन्होंने जिन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे बहादुर शख्स की सिक्योरिटी में दरोगा इकबाल साहब की ड्यूटी लगाई गई थी। तो हम भाई से फख्र है कि हमारे शहर का एक आदमी इतना पॉपुलर था, इतना बहादुर था, इतना निडर था कि उन्हें सुभाष चंद्र जी की सुरक्षा में लगाया गया था। और उनके उनसे मुतालिक आप कितना कुछ जानते हैं दरोगा इकबाल जी के बारे में? बस वो सन 70 से पहले, 68 या 66 में या 67 में, मुझे सही तो जानकारी नहीं, क्योंकि मेरी तो पैदाइश सन 73 की है। अच्छा। तो यहाँ से वो कराची चले गए थे, पाकिस्तान। और पाकिस्तान जाने के बाद वो कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन हो गए थे वहाँ पर। सन अच्छा। जी सन 88 में जब मैं वहाँ पाकिस्तान मतलब गया क्या था। इस बात को थोड़ा सा आप खोल के बताएंगे? अभी आपने क्या कि जब वो पाकिस्तान गए,
जी। तो उसके बाद भी वो वहां पे भी किसी। हाँ, वहां पे भी उन्होंने सियासत जारी रखी अपनी। अच्छा और कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक वो हुआ करता है वहाँ, उसके चेयरमैन भी बने थे कुछ अच्छा 3 साल के लिए। अच्छा। जी। क्योंकि सन 89 में मैं पाकिस्तान गया था 15 दिन के लिए, ऐसी शौक में घूमने के लिए। तो हमारे एक चचा हैं वहाँ, उन्होंने मुझे बताया था अच्छा। और उनकी खबर पे भी मुझे लेकर के गए। एक नया इजाफा हुआ है। देखिए हिस्टोरिकल मैन का हमें हमारे शहर में ना, क्योंकि एक प्लेस हमारा ऐतिहासिक नगर है और हम लोगों को पता ही नहीं है, नेटवर्क की आवाम को पता ही नहीं है हम कितने खूबसूरत कस्बे में रहते हैं। इसका कितना ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि यहाँ कैसे कैसे बुजुर्ग, कैसे कैसे हिस्टोरिकल मैन पैदा हुए हैं कि जो नेटवर्क में का चेयरमैन होने के साथ साथ जब पाकिस्तान में शिफ्ट हुए तो वहां भी जाके एक जाकर वो एक चेयरमैन बने किसी का उसका केटीसी के है केटीसी केटीसी। कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। हाँ, राजीव ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने। ये बहुत बड़ी फख्र की बात है हमारे लिए और ये नेटवर्क के लोगों को जानना चाहिए। और एक वक्त में नेटवर्क दानिश्वर शायद इसीलिए कहा जाता है। नहीं, यहाँ नेटौर में 14-15 डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे उस जमाने में। तो सर सैयद अहमद खान ने यहाँ की तालीम को देखते हुए और काबिलियत को देखते हुए इस शहर को सर सैयद अहमद खान का खिताब दिया था। तो वो कौन कौन लोग थे जिनमें इनमें से उनके कुछ। बारे में तो मैं नाम सबके नहीं जानता, लेकिन काफी लोग यहाँ इसमें क्या नाम, यह है ना हमारे नवेद भाई सागर जो है इस खानदान से थे, जस्सी जरार हैदर साहब के खानदान से थे, और काफी लोग थे। 14 या 15 हुआ करते, जैसे मैंने सुना है बुजुर्गों से। तो उस जमाने में उसको दानिशमंदाने नेटौर का खिताब जब मिला था नेटौर को। अच्छा, उनकी आपके दादा की जो टीम थी उनमें से कुछ लोग हों जिनके बारे में आपको कुछ मालूमात हो। उस जमाने की टीम के बारे में तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी तो पैदाइश भी जमाल भाई जब नहीं हुई थी। मेरी लेकिन अभी जैसे सुना है। रिजाल भाई से भी इस सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी तो जी। उन्होंने बताया कि मास्टर जियाउद्दीन जो हाफिज अताज साहब के वालिद हैं अच्छा। और वैसे इस शहर के मशहूर और मारूफ शख्सियत शेख अब्दुल समद साहब भी उनके बहुत करीबी उसमें थे, सियासत में बहुत करीबी आपके आदमी। वालिद के बारे में भी शायद आपको नहीं मेरे पता वालिद होगा। तो बिल्कुल सियासत बिल्कुल नहीं जानते थे, वो तो बिल्कुल सीधे आदमी थे, कॉलेज और कॉलेज से घर। और काफी साल लंबे टाइम बीमार रहे बहुत, हम लोग जब छोटे छोटे से थे। और सन 90 में उनकी डेथ हो गई थी। मास्टर जियाउद्दीन और शौकत साहब के बारे में अभी जो हमने अपनी छानबीन करके शहर के लोगों से पता करा उसके बारे में पता चला है कि वो भी एक जुझारू किस्म के व्यक्तित्व थे। और नेहटौर में एक उस वक्त में खाली एक जगह थी जहाँ सभा हुआ करती थी, सब्जी मंडी। जी। तो वहां ही जलसे हुआ करते। तो ये कामरेड थे, कम्युनिस्ट थे। तो ये मास्टर जियाउद्दीन साहब और आपके वालिद मोहतरम शौकत साहब उनके हाँ, उसमें इतना तो मुझे याद सरे है फहरिस्त कि रहते थे हकीम और इब्राहिम साहब सारा उनके, निजाम। हकीम इब्राहिम साहब बहुत करीबी हाँ, दोस्तों हकीम में से हैं इब्राहिम मेरे साहब वालिद और के। ये सब ये इनमें आपके वालिद बहुत अहम रोल था आपके वालिद का। तो आपको चूंकि मेरे ख्याल से आपने अपने वालिद को कितना जानते हैं आप। बस मैं बता रहा हूँ, अब्बू को हमारे वालिद को मेरे शौक, शायरी का शौक तो बहुत था। जो मासूम साहब के छोटे भाई जमील साहब मरहूम, और हमारे फादर, और कई लोग उस जमाने के नेटवर्क में शायरी का बहुत शौक रखते थे। मास्टर अजीज साहब के बहुत करीबी थे अब्बू हमारे। और एक हमारे सामने यहाँ बहुत ही बड़े शायर गुजरे हैं चमैंटर कॉलेज में, मखमूर नेट संबली के नाम से, वो हमारे फादर के बहुत करीबी थे उस जमाने में। जब आपका आए वालिद दिन नशिश होती रहती थी घर पे जब अब्बू अच्छा, हयात थे। जी। जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ तो आपकी क्या उम्र रही होगी। मेरी उम्र मेरी 73 की पैदाइश है, 90 में अब्बू की डेथ हुई है। जुमे का दिन था, रमजान का महीना था। तो गालिबन आप 73 और 90 समझ लीजिए 17 साल का। 17 साल, यानी कि आप जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे उस वक्त जब जी। आपके वालिद साहब साया आपके सर तीनों हम से। 3 भाई और एक छोटी बहन। तो बहुत कम उम्र थी। उससे पहले 12 साल मुस्तकिल बीमार भी रहे मेरे वालिद, बहुत अच्छा, ज्यादा शदीद बीमार रहे। क्या बहन भाई हैं आप। हम 4 बहन भाई, 3 भाई और एक बहन। वालिद साहब के बाद घर की जिम्मेदारियों का जो बस पूरी। वो तो मैं आपसे बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उस अब्बू के इंतकाल के बाद तो सब बस अल्लाह की ही, अल्लाह ने ही हमें पाला है समझो। एक तरह से कोई जरिया नहीं था,
कोई हमारे खेती, कोई बाग, कुछ नहीं था। और हमारा जो घर था वो भी आपने देखा ही होगा, पुराना, काफी लोग जानते हैं, बिल्कुल खंडर था। क्योंकि उस जमाने में सैलरियां भी बहुत कम थी, फिर अब्बू मुस्तकिल बीमार रहा करते थे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने 93 में मेरी जॉब लगी है जब इंटर कॉलेज में, मेरे फादर की जगह। और छोटे भाई पढ़ रहे थे, फिर वो धीरे धीरे वो लोग भी सब सेटल हुए। फिर अल्लाह का शुक्र है आज जो भी कुछ है आपके सामने। मतलब वालिद साहब के जाने के बाद काफी स्ट्रगल आपको करना पड़ा, जी और आप चूंकि घर में बड़े थे जी, तो अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी आप पर आई। सभी ने किया। सबसे ज्यादा मैं अपनी वालदा को कहूंगा, वो शहर की रहने वाली थी, यहाँ उन्होंने भैंस पाल के और उपलों में रोटी पकाई एक लंबे टाइम, बहुत साल तक, और गुर्बत में बहुत ज्यादा परेशानियां उठाई, जबकि ये शहर की चाहते रहने वाली थी। ये है, देखिए जो सुनने के लिए बहुत अहम बात टॉपिक निकल के आया, एक दरोगा इकबाल शहर का 3 बार चेयरमैन, और जिसकी आवाज में इतना दम कि शहर जब एक बार डूबने के लिए था, तैयार हो गया था, यहाँ बाढ़ आ गई थी नेटवर्क में, तो उन्होंने शहर को बचाने के लिए सड़क को काटने का फैसला लिया और सड़क को कटवा दिया था, शहर में बचा दिया, शहर को बचा दिया। सरकार के लोगों ने उनके ऊपर इस मामले में क्वेश्चन भी किया था कि आपको क्या इख्तियार पहुंचता है इस तरीके से सड़क कटवाने का। तो एक ऐसे दरोगा इकबाल के पोते यहाँ पर बैठे हैं और ये बता रहे कि 3 बार का चेयरमैन रहने के बाद, वालिद साहब के बाद इन्होंने मुफलिसी में अपना जिंदगी गुजर बसर चेयरमैनी की। से पहले दरोगा थे, उस जमाने के दरोगा, दरोगाओं की भी इनकम आपको हाँ, पता ही है। अंग्रेजी हुकूमत में दरोगा भी रहे हैं, और उस वक्त का दबदबा रहा होगा उनका। और उसके बाद ये चीज हमें याद रखी जाती है। आज भी हम जब नेटवर्क में चेयरमैनी अगर लड़ने की सोचता है कोई भी बाशऊर आदमी, बुद्धिजीवी आदमी से जो शहर की फिक्र को लगता है, तो वो अपना आइडियल बनाना चाहता है दरोगा इकबाल को। वो चाहते हैं यार मेरा आइडियल दरोगा इकबाल हो और मैं बताऊं कि मैं दरोगा इकबाल जैसा बनना चाहता हूं। तो एक नजीर पेश करी उन्होंने, और उसके बीच में फिर वो आपके वालिद की जॉब हुई, लेकिन वो मुख्तसर तनख्वाह, और उसके बाद 12 साल की उनकी तवील बीमारी। बीमारी, जी, उसके बाद आपके सर से साया उठा, फिर आपने लेगा। आज आप अपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज आप बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, आपको अल्लाह का जॉब शुक्र, जॉब मिली। तो आज आप कितने मुतमईन हैं अपने आप से? अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत मुतमईन हूँ, जो अल्लाह ने दिया है बहुत दिया है। और कैसे कैसे सब कुछ हुआ कुछ नहीं मालूम, कुछ याद नहीं पीछे का, सब भूल चुके हैं। अल्लाह अच्छा ताला सिकंदर ने इतना साहब, नवाजा है, ये बाप दादाओं की नेकी का फल है, या जो भी समझिए। मेरा एक छोटा भाई अलीगढ़ में है, वो भी 27 साल सऊदी अरब रहा। और एक भाई मेरा दुबई में है, उसकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। माशाल्लाह। जी, उसका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा अपना विला है, वहाँ सब कुछ है। मैं आपके सामने है मौजूद हूँ। ये बहुत अच्छी अल्लाह परवरिश का शुक्र आपने है। अपने भाइयों की है। उसके बाद संगत एक सवाल हमें कचोटता है, और शहर के लोगों को भी, आपने बहुत अच्छी जॉब थी उस जमाने में, जॉब हुआ करती थी तो चलो लोग मायूस होते थे कि सैलरी नहीं है, लेकिन आपकी सैलरी थी। HMI इंटर कॉलेज के अंदर आप एम्प्लॉयज थे, तो आपने अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस को तवज्जो दी, इसकी क्या वजह रही है? बस जमाल भाई, असल में कॉलेज से मुझे कोई शिकायत नहीं थी किसी तरह की, बहुत अच्छी जॉब थी। और भी मेरे तो बिल्कुल करीबी मोहल्ले में ही थी, एक तरह से वॉकिंग डिस्टेंस पे कॉलेज है मेरा। मैं वहाँ पढ़ा भी हूँ, मेरे फादर ने भी वहाँ जॉब करी, फिर मैंने भी जॉब करी, खेले भी हम वहाँ पर, तो उससे बिल्कुल सेंटिमेंट हमारे जुड़े हुए थे। लेकिन अब अभी मेरे 13 साल बाकी थे जब मैंने रिटायरमेंट लिया है, रिटायरमेंट के। तो बस कारोबार में मैं लग गया था, उसके बाद थोड़ा डिस्टरबेंस रहता था, या तो एक ही काम कर ले आदमी, या तो जॉब कर ले, या फिर कारोबार कर ले। तो फिर जॉब काफ़ी 28 साढ़े 28 साल मैंने जॉब की है, क्योंकि मैं बहुत कम एज में ज्वाइन कर लिया था मैंने कॉलेज। उसके बाद अपने बस कारोबार में लगा, दोनों ही तजर्बे मैंने किए, अल्लाह का शुक्र है। जॉब भी करी लंबे टाइम, और अब कारोबार भी इतना अच्छा, जैसे ये भी है जो छोटा मोटा। आपका अब जो पीरियड है, आपने एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट का पीरियड देखा, जी गवर्नमेंट सर्वेंट की लाइफ जी, जी, और एक साढ़े आप, अट्ठाईस साल हाँ हैं, साढ़े अट्ठाईस साढ़े साल 28 साल आपने गवर्नमेंट सर्वेंट की लाइफ जी, और एक आप बिजनेसमैन की लाइफ जी रहे हैं। जी। तो आप इस लाइफ में, गवर्नमेंट सर्वेंट की लाइफ में और बिजनेसमैन की लाइफ में कितना फर्क महसूस कर रहे हैं? आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, या जब गवर्नमेंट की जॉब कर रहे थे तब ज्यादा कंफर्टेबल आप थे? नहीं जमाल भाई, मैं तो शुरू से ही एक सा हूँ, रात को 2-3 घंटे बैठना दोस्तों में,
दिन में अपने काम से जो भी काम किया लगन से किया, अल्लाह का शुक्र है, कभी बेदिली से नहीं किया। जो भी काम किया है हमेशा लगन से किया है, चाहे वो जॉब की हो या कारोबार की हो। हर चीज मेहनत मांगती है, देखिए बिना उसके तो कुछ भी नहीं है। स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो हर चीज में चाहिए, चाहे वो कारोबार स्ट्रगल ही। क्योंकि अभी आपने वालदा के बारे में बताया कि किस कदर मेहनत करके जी वालदा ने आप 3 भाई हैं, जी, आप 3 भाई हैं और बहन एक बहन। 1 बहन है। 3 भाई 1 बहन की उन्होंने परवरिश करी है, मुबारकबाद की मुस्तकिल वालदा हयात है। नहीं, डेथ हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह डेथ हो गई। हाँ, अभी 3 साल हो गए। 3 साल पहले आपकी वालदा की भी डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हाँ और दरोगा इकबाल और आपके वालिद मरहूम शौकत इकबाल साहब को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता। अच्छा सिद्दीक़ साहब, अभी अभी आपने बताया कि अपने वालिद साहब को नशिस्तों का बहुत शौक था, तो आपके अंदर भी ये जरासीम पाए जाते हैं, तो क्या ये सुनाए कुछ अशार आप जरा। नहीं जमाल भाई, मैं जहां तक आपने कहा जरासीम, मैंने कहा जरासीम ये उर्दू अदब का एक वो है जज्बा जो हमारे खानदानी है। हमारी फूफी भी शायरा थी। और आपकी बात को लोग कह रहे हैं कि नाइटोर में जितने भी मुशायरे होते हैं, तो वो जब कोई भी तंजीम मुशायरा करने के लिए सोचे तो सबसे पहले सिकंदर इकबाल का नाम याद आता है कि भाई चलिए सिकंदर भाई के पास चलते हैं, वो शायरों की फहरिस्त मुरतब करेंगे और बाकायदा उनको कांटेक्ट का सारा जिम्मेदार आपको दी जाती है। और आप इतने मुखलिस हैं इस मामले में, उर्दू अदब की खिदमत करने के मामले में सिकंदर साहब, कि शायरों को घर पे रखने का, उनके खाने का, उनके नाश्ते का इंतजाम भी माशाल्लाह खुद करते हैं। तो आप बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया। कि उर्दू अदब की खिदमत भी आप कर रहे हैं। तो अब तक आप कितने मुशायरे यहाँ नेटवर्क में करा चुके हैं जो आपके जेर नज़र हो चुके हैं? जमाल भाई, दो सबसे पहला बड़ा मुशायरा जो हमारा हुआ था वो 2004 में हुआ था HM इंटर कॉलेज में, जिसमें सरदार हिम्मत सिंह DIG मुरादाबाद आए थे, आपको याद होगा। अच्छा, और उसमें सरदार डॉक्टर बेअंत सिंह, सरदार हिम्मत सिंह हिम्मत सिंह। जी, और IG बरेली जोन, हाँ हाँ। और सरदार एक होते छविनाथ सिंह जी, DIG मुरादाबाद, और डॉक्टर मिराजुद्दीन साहब जो एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के उस टाइम चेयरमैन थे, और मूलचंद थे, राज्य मंत्री मूलचंद जी थे हमारे यहाँ के, ये सब लोग उसमें चीफ गेस्ट थे। मासूम मासूम नेटोरी साहब बड़ी बड़ी शख्सियत थी, वो उसमें चीफ गेस्ट थे। और उसमें मेरे सभी दोस्त मेरे साथ थे, ज़हीनुद्दीन अंसारी, सुभान भाई, और सभी लोगों ने बहुत कोऑपरेट करा था। सभी लोगों के कोऑपरेशन से वो प्रोग्राम हुआ था, बहुत यादगार बड़ा प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद फिर काफ़ी प्रोग्राम हम लोगों ने कराए, नेटौर में HMI में भी कराए कई मुशायरे, उसके बाद नेज़ो के कई मुशायरे मैंने कराए एक मुझे सभी लोगों के ताउन से। एक में आप भी मेरे साथ थे, हाँ, जिसमें एक मुशायरा मैंने जिसमें भी जिसमें वसीम सिकंदर साहब आए भाई थे। के ताबून से कराया था। वो एक नेज़ों की जिम्मेदारी ले ली थी छोटे से मुशायरे की, और उसको सिकंदर भाई ने इतना बहुत बड़ा कर दिया था अपने जराए से उसको, कि उसमें अनवर जलालपुरी, वसीम बरेलवी जी जी, और एक एक दो बड़ी शख्सियत उस मुशायरे के बड़े लिए मुशायरा था वो। बड़ा जमील मुशायरा हो जमील गया था। खैराबादी थे, हाँ, और जमील खैर। जौहर कानपुरी साहब थे, बहुत बड़े बड़े शायर थे। तो नेज़ो का मुशायरे भी जितने हुए सब तारीखी हैं, बड़े मुशायरे हुए सब। उर्दू अदब में अब जो थोड़ा सा ठहराव आया है इसमें, ये क्यों हुआ है? असल में अब जमाल भाई, एक तो शायरों ने अपना वो जो वह कहते हैं ना मेहनताना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जल्दी से अब हिम्मत भी नहीं होती किसी की। बजट मुशायरे के लिए एक अच्छा मुशायरा अगर आपको कराना है तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब 8 से 10 लाख रुपए एक रात में आप फूक दें, कहाँ की अक्लमंदी है। तो मैं तो समझता हूँ कि जरूरी नहीं है, इसके लिए अलावा और बहुत काम है जरूरी जिनको किया जाए। तो क्या मैं आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि शायरों ने जो अपने आप को महंगा किया है, तो कहीं ना कहीं ये अवाम की जो मुशायरा सुनने वाले लोग हैं, उर्दू अदब को जिंदा करने वाले को, उनकी कहीं हक तलफी हो रही है, और वो उस चीज को नहीं, ये जब से मुशायरे पॉलिटिकल हुए हैं, हर जगह पॉलिटिकल लोग जो हैं इसको मुशायरों को कराने लगे, और स्टेज पे आगे बैठ गए, पूरी दुनिया उन्हें देख रही है चैनलों के जरिए। और तो इस चक्कर में शायरों ने अपना मेहताना बढ़ाना शुरू कर दिया धीरे धीरे धीरे। जो शायर 5,000 में आया करते थे, आज वो शायर 20,000 रुपये 25,000 रुपये मांगते हैं, 50,000 रुपये मांगते हैं। तो वो तो कहाँ से आदमी अरेंज करे? इससे उनकी भी आमदनी पे फर्क नहीं पड़ा कि जो मान लो नहीं वो पहले, अब जो है। नहीं नहीं, मैंने अभी क्या कहा, पॉलिटिकल जब से हुआ है, अब बड़े जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके पास तो पैसे की बराबरी बहुत है। वो तो 1 लाख भी दे देते हैं शायरों को। और
आप देखिए फेसबुक खोली, रोज मुशायरा है कहीं ना कहीं। नहीं, मुशायरों में कमी तो आई है। अब ये हमारा छोटी जिला, जगहों पे करीब कमी ये आई है। हमारा जिला जी ऐसा था कि इस समय कहीं ना कहीं किसी ना किसी कस्बे में जी जी मुशायरा होता था, हर महीने जी। होता रहता था। और हम और आप और हमारे बुजुर्ग बड़े शौकीन लोग थे, तो बिल्कुल गाड़ी कर करके हम लोग मुशायरा सुनना करते बिल्कुल थे। बिल्कुल। कोई पहले जहाँ 50 मुशायरे होते थे, अब जिले में एक आध मुशायरा देखने को मिलता उसकी है। वजह एक और है ना जमाल भाई, जब से यूट्यूब आया है ना, तो अब लोग मुशायरा सुनने जाए पूरी रात खराब करें, यूट्यूब खोलो कोई सा भी मुशायरा दुनिया का आप सुन लीजिए, सारे मुशायरे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। ये भी वजह रही है। पहले मुशायरा सुनने को कहाँ मिलता था, ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो ऑडियो कैसेट आपको अरेंज हो गई, वो सुन रहे हैं आप। लेकिन आप तो लाइव देख रहे हैं आप यूट्यूब पर। नहीं देख रहे हैं, लेकिन मजा फिर हाँ वो तो है ही, वो लेकिन अब मतलब उसमें आम आदमी, हमारे जिले में बिजनौर का एक मुशायरा रह रिक्शा गया बड़ा। वाला, मजदूरी करने वाला, सड़क पे चलने जी वाला जी भी, उसे ये पता चलता था यार आज उर्दू अदब की महफिल है, जी जी उर्दू की महफिल सज रही है, तो वो बेचारा अपना काम वाम छोड़ के जी रात भर जागता था। सुबह को हालांकि उसको मेहनत मजदूरी भी करनी होती थी, लेकिन उर्दू से लगाओ, जी क्योंकि उर्दू हिंदुस्तान की जबान है जी और वो कहीं ना कहीं उर्दू से मोहब्बत करता है, तो उसे बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनता था। जी जी। तो आज बेचारे, उन बेचारों को तो नहीं मिल रहा ना सुनने के लिए, यूट्यूब पे देख लें या वैसे देख लें। अब तो बहुत खास लोग जैसे कहीं 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 बड़े लोग मुशायरे करा रहे हैं जी जी। वेंकट हॉल में। बस वही तो है ना कि अब पूंजीपतियों के हाथ में पड़ गया ना निजाम अब मुशायरों का, और वो जितना शायर डिमांड करते हैं उतना वो देने के लिए तैयार रहते हैं वो लोग। इन फ्यूचर कोई प्रोग्राम है ऐसा जो देखिए मुशायरा? आप सब लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो जब आपका हुक्म होगा मैं तो जब करा दूंगा। तो सब आप लोग शहर के लोग हैं, बड़े लोग हैं। इतने सारा जिंदगी आपकी शायराना अंदाज में गुजर गई, शायरों से गुफ्तगू। वो कौन सा शायर है जो सबसे ज्यादा आपका फेवरेट है? कलाम के मामले में या बाय नेचर? कलाम के मसले में भी, बाई नेचर भी। ये कलाम तो सबका अपनी अपनी जगह अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको भी हमने कभी सुना है मजा ही आता है। और भाई बाय नेचर जो मैंने देखा वो कुछ शायर एकदम डॉक्टर मेराज फैजाबादी शाह साहब थे, बहुत मोहब्बत के इंसान थे, मुझे हर ईद पे बकरीद पे मैसेज भेजा करते थे। और आज भी बहुत शायर हैं, जैसे नदीम शाद हैं देवबंद के, खुर्शीद हैदर साहब हैं, और आजम शाकरी साहब हैं, सब लोग, ईद इकबाल अशर साहब हैं जो हर ईद पे बकरीद पे मैसेज फिर भेजते रहते उभरते हुए नौजवान शायरों में आपका किसका मुस्तकबिल ज्यादा रोशन लगता है, जो आज के? अभी भी मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे एक देख रहा था, एक बहुत ही नए मतलब जज्बाती शायर मेरठ के, वो आज फकीरी हैं। फकरी मेरठी, हैं, फकरी मेरठी, फकरी वो मेटी। नए नहीं है, वो बहुत पुराने शायर हैं, उस्ताद शायर हैं अच्छा, वो, लेकिन बहुत बड़े। हाईलाइट तो आज जो उन्होंने इतने नहीं अच्छे, नहीं, पहले से बहुत, पहले से बहुत आज बड़े जो शायर मैंने हैं। उन्हें सुना तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में, बहुत जोशीले अंदाज में वो शेर आपको पढ़ शायद रहे थे। याद होगा 5-6 साल पहले असलम प्रधान साहब ने कोतवाली में मुशायरा कराया था, अच्छा। तो सारे शायरों को मैंने ही यहाँ नेटवर्क बुलाया था, उसके बाद हम लोग कोतवाली गए थे सब, तो उसमें फकरी मेरठी साहब थे, अच्छा। और उन्होंने मुशायरा लूट लिया था। हाँ, तो यही हुआ, इत्तेफाक है, हमें सुनने को आज मौका मिला। तो पब्लिक के सिकंदर साहब वो सोफों पे बैठने को तैयार ही नहीं थी। जी 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 मतलब अगली सबसे लेके पिछली सबसे लास्ट सब तक आदमी खड़ा हुआ ताली बजाते रहा। जी जी। और क्या अंदाजे गुफ्तगू था उनकी, बात करने की जो शायरी का अंदाज था। हैं? तो ये जो मौजूदा शायरी में आप उभरता हुआ चेहरा किसको देख रहे हैं, जो देखिए जमाल भाई, जो पुराने शायर थे उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती भाई। जैसे राहत इंदौरी डॉक्टर रहे राहत और इंदौरी साहब या अनवर वसीम जलालपुरी परवेज चले अनवर गए? साहब, जब से अनवर साहब गए मुशायरों हालांकि की रौनक चली गई। राहत इंदौरी अमर हो गए। जी आज माननीय अखिलेश यादव कल उस पे खड़े थे, हेलीपैड पे, हेलीपैड पे खड़े थे, तो वो राहत जी की वो लाइनें दोहरा रहे थे मीडिया के सामने जी जी जी। कि क्या है वो, हमारा घर थोड़ी आएगा सच में, ये हमारे हमारा ही, मकान थोड़ी है। हमारा। वो पूरा उन्होंने वो आज पूरी पूरी वो पढ़ी शायरी उन्होंने राहत साहब की। जी जी। तो राहत इंदौरी और उनके बाद अनवर जलालपुरी के जाने के बाद जी ये कमी महसूस हुई है उर्दू तो? हाँ, कमी तो वो भाई जो, वो जो खला हुई है वो तो भरी नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी जितने नौजवान शायर हैं सब अच्छा कलाम पढ़ते हैं, सब मुशायरा लूटते हैं, मुशायरे की रौनक है। नदीम शाद हैं, खुर्शीद हैदर साहब हैं मुजफ्फरनगर से,
और इकबाल अशर साहब हैं, बहुत अच्छे अच्छा, शायर हैं, खुर्शीद हैदर भी एक अलबेला शायर, बहुत अच्छे शायर। मतलब हम मुझे बचपन से देख रहा खुर्शीद अनवर को, मुजफ्फरनगरी को, और अभी मैं 3-4 दिन पहले भी उनको सुन रहा था। यार वो तो हम्म, हर रंग में बहने वाला आदमी अच्छे है, शायर हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहा है यार। बेशक। नदीम शाद। तो ये जहाँ तक उर्दू अदब का, वही तो हमारे खानदानी, हमारे दादा को भी शायरी का बहुत शौक था। अच्छा, मेरी फूफी थी, उनके कुछ अशार आप? ना अशार तो मैं नहीं सुना सकता, वो तो सब याद नहीं है मुझे। और मेरे फादर भी शायरी करते थे। मेरी फूफी अवैध भाई की अम्मी, वो भी बड़ी शायरा थी। मेरी छोटी फूफी, वो भी शायरा थी। और फूफी सरवत ने तो बहुत बड़ा नावल भी लिखा था एक, उसका नाम था ख्वाब जख्मी है। तो आप जख्मी हाँ, हैं? वो उसको अवार्ड भी मिला था जी, लखनऊ से उन्हें अवार्ड मिला था, ख्वाब जख्मी है के नाम से। बहुत पॉपुलर हुआ था उस जमाने में। शायरी में इतनी उम्र तक की कोई एक शेर जो आपका फेवरेट रहा? अच्छा, ये तो है सिकंदर भाई, आपने मतलब शायरों के इतने करीब हो, और मतलब एक बहुत सारा इकट्ठा हो गया होगा माल मताल आपके पास भी, ऐसा नहीं है शायरी से रिलेटेड, तो कोई तो अशार ऐसे होंगे जो आपके दिल को बहुत छुए होंगे अशार हैं और जमाल भाए भाई, होंगे। मैं इतने हैं कि रात भर आपको सुना सकता हूँ। लेकिन मुझे एक मिराज फैजाबादी साहब का एक शेर बहुत अच्छा लगता है कि मुझको थकने नहीं देता इस जरूरत का पहाड़, हाँ, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। मुझको थकने नहीं देता है थकने नहीं देता ये जरूरत का ये पहाड़, जरूरत का पहाड़। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने हाँ, देते। हाँ। बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। तो ये थे नाजरीन हमारे बीच में आज सिकंदर इकबाल साहब, जो अपनी शानदार गुफ्तगू से हमारी HTV जमाल के प्रोग्राम में आए हुए थे, और बहुत खूबसूरत अंदाज में हमने इनको जाना, इनको समझा, और इनकी जो दरोगा इकबाल जो नामी शख्सियत थी उनके बारे में हमें पता चला। तो सिकंदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर जी आए, हम शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत कि आपने आपने हमें मुझे इस काबिल समझा। वक्त दिया है यहाँ पर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये उम्मीद करेंगे आपसे कि आप हमारे इस चैनल को, हमारी इस कोशिशों को लिए दुआ गो रहें, हमारे हक में दुआ करें कि जो मिशन हम लेके चले उसमें हमें कामयाबी मिले। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह। साथियों, आज ये हमारे बीच में सिकंदर इकबाल साहब थे। आज हम इस गुफ्तगू को यहीं पर इख्तिताम करते हैं, और नए कल हमारे होने वाले मेहमान जो होंगे, वो कल जो हमारी चाय की चर्चा पे टीवी जमाल पे जो मेहमान खास होंगी, वो होंगी निधि शर्मा, जो नेटवर्क इस जिले बिजनौर की बहुत जाबाज पत्रकार है, और जिसने अपने बहुत कम वक्त की पत्रकारिता में अपने आप को लोहा मनवाया है, और जहाँ जरूरत पड़ी है वहां जाकर वो निधि शर्मा लड़ी है। तो कल हमारे लिए बाइस फख्र है, हमारे इस चैनल के लिए, हमारे स्टूडियो के लिए, कि हमारे बीच में कल होंगी निधि शर्मा जी। और जैसा कि हमारी रवायत है कि हम हर आने वाले मेहमान का ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल नेटवर्क की जानिब से इस्तकबाल करते हैं। तो आज चूंकि नेटवर्क की मशहूर मारूफ शख्सियत सिकंदर इकबाल साहब हमारे बीच तशरीफ लाए थे, हम अपने ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से उनको मेडल पहनाकर उनको सम्मानित करें। आइए सिकंदर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल भाई, आपका इज्जत अफजाई का। दुआ करें हमारा ये मकसद पूरी तरीके से कामयाब रहे, और हम लोगों के जो सामाजिक, राजनीतिक लोग हैं या बिजनेस मैन लोग हैं, उनकी परेशानियों को डिस्कस कर सकें, नेटवर्क में जो समस्याएं हैं उन पर विस्तार से चर्चा कर सकें। खुदा हाफिज, जय हिंद।